सिप्री की जो ये ताजा रिपोर्ट आई है सर, उसके मुताबिक 10 सालों में अमेरिका के हथियार का बाजार 15% बढ़ा है और रूस का 22% कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं रूस को क्या इस चीज की टीस है मन में और वो विश्व में अपनी साख बढ़ाने की भी इच्छा रखता है? जी हाँ, जो है हमेशा से ही एक हथियारों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा है। अमेरिका के साथ उसे हथियारों की एक्सपोर्ट करने की होड़ हमेशा से रही है विश्व के बाद से। लेकिन मैं दर्शकों को ये बता दूं कि रूस के हथियार जो है दुनिया के काफी देश इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि रूस के हथियार जो है रोबस्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, आसानी से खत्म नहीं होते। उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनमें मजबूती भी है। और एक और बहुत बड़ा एडवांटेज रूस का अब तक रहा है कि रूस जो है कई बार अक्सर डॉलर पेमेंट की जगह पर जो लोकल करेंसी है उसकी पेमेंट भी, जैसे भारत से भी रूस ने काफी दिनों तक रुपी पेमेंट पर हमें हथियार मुहैया कराए। और तो और कई बार ऐसा भी हुआ है कि रूस ने दुनिया के देशों को, भारत को भी हथियार दिए हैं बार्टर ट्रेड, यानी रूस हमें हथियार देता था और भारत रूस को अलग अलग सामान जैसे चमड़े का सामान, बासमती और दूसरी चीजें मुहैया करता था। चीनी का हम बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करते थे भारत से रूस को, जिसके एवज में रूस हमें हथियार देता था। अब क्या हुआ है कि अमेरिकन जो हथियार हैं उनका एक एडवांटेज है, वो ये है कि अमेरिकी जो हथियार हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। तो इसकी वजह से दुनिया के कई मुल्क और उनकी जो भी नेवी एयरफोर्स है अब आस्ते आस्ते अमेरिकन वेस्टर्न को प्रेफरेंस देने लगी है, क्योंकि अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की वजह से उन अमेरिकन वेपन सिस्टम्स का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा कई बार तो काफी ज्यादा सुपीरियर होता है। अब रही बात, जी हाँ जी सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। हाँ, अब रही बात दुनिया के देशों में आर्म्स इंपोर्ट करने की जो होड़ लगी है। देखिए, वास्तविक दुनिया में, असली दुनिया में किसी मुल्क को अगर सेफ रहना है तो एज ए डिटरेंस उनको हथियार अपने पास रखने पड़ेंगे। कोई चॉइस नहीं है, चाहे वो हथियार इंपोर्ट करके अपने पास रखे या खुद हथियारों को बनाए। तो दुनिया में कितने दोष हैं, उनमें जो देश अपने हथियार नहीं बनाते वो अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथियार को इंपोर्ट करने में लगाते हैं। दुनिया में कोई भी, ज्यादातर मुल्क कहते हैं वो करीबन अपना 2 से 3% जीडीपी का डिफेंस पर्पस के लिए खर्च करते हैं। जो शांति प्रिय देश हैं, वो जिन देशों को कोई शत्रु भी नहीं है, वो भी अपने जीडीपी का 1% जो है वो खर्च कर देते हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट पर। जी हाँ जी, देवनाथ सर, जब इतना डिस्ट्रक्शन होता है, इतनी तबाही मचती है, तो जहन में ये सवाल तो उठता है कि आखिर क्या हम अलग कर सकते थे कि ये सब ना होता, इतना विनाश ना होता और दुनिया में जो ये जिस तरह की एक दुनिया का एक हिस्सा हिंसा झेल रहा है, जहां पर लोग बेघर हो रहे हैं, ह्यूमन लॉस हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, ये सब ना होता। तो यूक्रेन की तरफ से वो एक ऐसा कौन सा कदम है जो आपको लगता है कि अगर वो ना उठाता तो शायद आज यहां पर ना खड़ा होता यूक्रेन? 2 ही चीजें हैं वो करने पर ये नहीं होता। एक तो अगर अमेरिका और यूरोपियन नेटो कंट्रीज जो हैं किसी तरह से यूक्रेन को आज से बहुत पहले ही अपना हिस्सा बना लेती। आज की तारीख में अगर यूक्रेन नेटो का एक हिस्सा होता तो रूस की कभी हिम्मत नहीं होती यूक्रेन पर हमला करना। दूसरी चीज ये हो सकती थी कि यूक्रेन जो है जब जानता था, पता नहीं उन्होंने इस चीज को कैसे नजरअंदाज किया, यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार कैसे फेल हो गए, उन्होंने कैसे इस चीज को नहीं पढ़ा कि नेटो यूक्रेन की मदद के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि नेटो का चार्टर बहुत क्लियर है कि नेटो के देश आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। अगर नेटो के किसी देश पर बाहरी आक्रमण होता है, दूसरी बात, इस चीज को रखते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनके जो कलीग्स थे, अगर वो रूस के साथ थोड़ा सा नरम रुख अख्तियार करते
तो मेरे ख्याल से रूस के साथ उनका ये भयंकर युद्ध नहीं होता। देखिए, रूस ने मतलब मैं न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ, मुझे रूस से कोई सहानुभूति नहीं है। रूस ने कोई भीषण ऐसी कोशिश नहीं की कि वो यूक्रेन के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाए। रूस ने कभी ऐसी कोशिश नहीं की वो यूक्रेन को अपने अंदर सम्मिलित कर ले। वो तो आज भी बोल रहा है कि वो यूक्रेन के ऊपर उसका कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। जल्दी से ही शायद रूस की फौजें यूक्रेन से वापस लौट जाएंगी। तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अगर थोड़ा सा हिंट देते कि वो रूस के साथ मिलजुल कर रह लेंगे, जी, तो मेरे ख्याल से इतना भीषण युद्ध नहीं होता।